पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अदलिया पर और पीडीएम की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही थी और अब इल्ज़ामात का ये सिलसिला अदलिया के साथ साथ निगरां हुकूमत पर भी है कि कैसे आज जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया उसके बावजूद वो गिरफ्तार हैं, कब जज साहब के सामने पेश किया गया, क्या मामला हुआ। हमारे साथ निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब मौजूद हैं। बुगटी साहब बहुत शुक्रिया। FIA आपके मातहत है, साइफर का इशू की तहकीकात कर रहा है। ज़ाहिर है जब ये खबर आई कि उन्हें एक और मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और उनका जुडिशल रिमांड दिया हुआ है 30 अगस्त तक, तो वो ये सवाल उठा रही है तहरीक इंसाफ के भाई किस तारीख को पेश किया गया। मुलजिम को जज साहब के सामने पेश किया जाना बड़ा लाजमी है जुडिशल रिमांड के लिए, ये कब हुआ कब नहीं हुआ ये सारी मिली भगत है। जज साहब पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने भी जो टारगेटिंग का सिलसिला था उसको जारी रखे हुए हैं आप। शाहज़ेब भाई आपका बेहद शुक्रिया। देखें हम तो इम्पार्शल लोग हैं, ये इदारे चाहे FIA है चाहे पुलिस है, ये अपने एक तरीके से डेली के जो मामलात हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो मुलज़िम उनके पास होते हैं वो मुलज़मान को कोर्ट में पेश करते हैं और अगर कोई दूसरी FIR हो, पूरे पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि अगर आप एक FIR में बरी हो भी जाएं तो आप पर जो दूसरी FIR है उसका ट्रायल शुरू होता है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कुछ मुलज़मान जो हैं उनका ट्रायल चल रहा होता है क्वेटा में और जो दूसरी FIR है वो कराची में है, तो वो ट्रायल कोर्ट जब फैसला सज़ा सुना भी देती है तो दूसरी ट्रायल कोर्ट फिर उस पर कार्रवाई शुरू करती है। तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल और ये इदारे अपने उसके मगर उसमें होता है ना कि अगर किसी केस में रिमांड लेना है चाहे फिजिकल या जुडिशल, और जज साहब का तो 16 अगस्त का ऑर्डर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि फिजिकल रिमांड को वो डिक्लाइन कर रहे हैं, जुडिशल रिमांड 30 अगस्त तक दे रहे हैं। और तहरीक इंसाफ कह रही है भाई पता तो हो ना, हमारा कोई वकील पेश हुआ है ना ही इमरान खान साहब खुद पेश हुए हैं, मुलजिम का वहाँ होना वकील का होना कुछ भी नहीं हुआ और ये कब हो गया। तो कह रहे हैं जज साहब पे भी वो सवाल उठा रहे हैं और ज़ाहिर FIA क्योंकि आपके मातहत है और ये गिरफ्तार रखने के लिए रिमांड उन्होंने मांगा है तो आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये मिली भगत के तहत हो रहा है ताकि इमरान खान साहब को बाहर ना निकलने दिया जाए। देखिए मैं इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे किसी वक्त भी लगा सकता है और इल्ज़ामात जो हैं वो लगाना तो आसान है, उनको प्रूव करना ज़रा मुश्किल होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर चीज़ों का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। हम रोज़मर्रा के पॉलिसी मेकिंग में हमारा इतना ही रोल है कि ये जो रोज़मर्रा के मामलात हैं ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इदारे अपनी उसमें चल रहे होते हैं और जो उनको प्रोसीजरल जो उनके वो होते हैं, जैसे एक मुलजिम होता है तो हम एज़ अ मुलजिम ही किसी को ट्रीट करते हैं। ये नहीं होता कि कोई एक ज़ाहिर खान साहब एक जमात के सरबराह रहे हैं, दो के अभी नाअहली आज उनकी ख़त्म हुई है लेकिन आया वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है तो नाअहली नहीं ख़त्म हुई है, सज़ा मुअत्तल हुई है, नाअहली है जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो फिर ये आप दुरुस्तगी का शुक्रिया। तो वो एक रहे हैं किसी पार्टी के चेयरमैन तो ज़रूर अहम होंगे लेकिन इतने भी नहीं कि बाकी काम छोड़ के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। शाहज़ेब भाई इतना कोई वो नहीं मगर साहब फिर जो ज़ाहिर ये बार बार कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त आएगा, चेयरमैन PTI इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, मज़ीद गिरफ्तारियाँ MPO हो दीगर मामलात हों या फिर जो मुतादिद उनके केसेस हैं उनमें हो, और फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होंगी, उन्हें इलेक्शन के लिए पेपर्स तक नहीं फाइल करने दिए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ उनकी हो रही होंगी, जो रुपूश है वो भी हो रहे होंगे। ऐसा कोई प्लान है आप लोगों का? देखिए अजम्पशंस पे तो बात नहीं की जा सकती है। कोई ऐसा प्लान जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई ऐसा प्लान जो गैर कानूनी हो, उस तरह का कोई प्लान ज़ेर गौर नहीं है। अब ये लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जी FIR है इतनी ज़्यादा, तो भाई जब इंसिडेंट ज़्यादा होंगे, जब आपके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद लाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप किस तरीके से एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ अडॉप्ट किया गया उस वक्त की अपोजिशन से। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लॉ को वायलेट किया जाता है। कहीं आप दफ़ा 144 की वो कर रहे होते हैं, कहीं आप इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं।
जितने इंसिडेंट होंगे वो अनरिकॉर्डेड तो नहीं जाएंगे। आप दिन में 100 दफ़ा कानून तोड़ेंगे तो 100 दफ़ा आप पर एफआईआर होगी। अगर आप एक सिग्नल शारा फैसल पे तोड़ते हैं आपको उसको फेस करना पड़ेगा, दूसरा आप डिफेंस पे तोड़ते हैं तो ये तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्योंकि शारा फैसल पे एफआईआर होगी तो आप डिफेंस पे ना करें। जैसे ईमान मज़ारी साहिबा हैं, उनके ऊपर एक पहले वाले मामले में उनको बेल मिलती है, दूसरी एफआईआर हो जाती है, दूसरे में जैसे बेल का होने लगता है तो एक 26 तारीख को एफआईआर होती है। एक शख्स आता है कि ये मुझसे पैसे लेने के लिए मिलते थे क्योंकि जल्द से हो सकें, अफवाज के खिलाफ बात कर सकें, मगर एफआईआर वो 26 को कराता है, वाकया वो 5 तारीख का बताता है, यानी 21 दिन बाद, और ये उसी दिन एफआईआर होती है जिस दिन बेल एप्लीकेशन फिक्स हुई होती है ईमान मज़ारी साहिबा की कि यहाँ बेल हो जाएगी तो दूसरे केस में धर ली जाएंगी। तो ये जो मामला है, देखें शाहज़ेब भाई, ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो हमारी पीटीएम की क़यादत के साथ एक मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के तहत उन्होंने तरनोल में एक जलसा किया और उस जलसे में बावजूद इसके कि ये तय पाया था कि सिर्फ पीडीएम की क़यादत होगी, लेकिन खैर वो राइट टू प्रोटेस्ट हर एक का है, वो उस जलसे में गई और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, क्या हमारा लॉ ये नहीं कहता कि हम अपने डिफेंस फोर्सेस को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते? और चलें तनकीद तो जायज़ है, लेकिन इन्होंने तो वो तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दी। आज आप कह दें कि रोज़ाना की बुनियाद पे 4 से 5 हमारे फ़ौजी जवान शहादत के रुतबे पे फायज़ हो रहे हैं। वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक जंग चल रही है और टीटीपी का और दहशतगर्दी का जो राइज़ है इस मुल्क में वो पिछले 8 महीनों में कोई 50% अबव हो चुका है। अब ऐसे माहौल में जब आप उनको ही दहशतगर्द कहेंगे तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर मसला ये है कि आपने इस हवाले से उनके खिलाफ केसेस किए। पहला केस था उस पर बेल हो गई, दूसरा केस था उस पर बेल हो गई, जो तीसरा केस है वो उनकी तकरीर से मुतालिक नहीं है। एक शख्स उठता है 26 तारीख को और कहता है कि 5 तारीख को मुझे ये मिले थे, इसके अलावा इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, फिर मुझे धमकियां देना शुरू की, इन्होंने ये तमाम रकम जमा करके ना सिर्फ अपने कब्जे में कर ली मुझसे रकम लेके, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, होटल में रिहाइश, जलसे जुलूस के अखराजात और दीगर अखराजात की मद में भी रखे। अब ईमान मज़ारी साहिबा की जो लॉयर हैं वो कह रही हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बयान दे दिया आयोग को और उन्होंने कहा है कि एक तो वो कभी इस शख्स से नहीं मिली हैं और उन्होंने कभी इससे पैसे नहीं लिए हैं। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की भी सारी डिटेल्स दे दी हैं कि पुलिस जाके वेरीफाई कर ले। अपना फ़ोन, लैपटॉप वो पहले उनकी कस्टडी में है, उसके भी उन्होंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो देने को तैयार हैं। अब एक शख्स उठता है उसके कहने पर कि जिससे पैसे लिए हैं ताकि फ़ौज के खिलाफ कर सकें और उनकी एक और गिरफ्तारी डाल दी जाती है और फिर रिमांड ले लिया जाता है। देखें, ये जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है हमारे मुल्क में, कोई भी शख्स किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, जज साहब रिमांड देते हैं 1 दिन का 2 दिन का, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट्स मौजूद हैं, वो डिसाइड करती हैं कि आया ये जो एफआईआर हुई है ये दुरुस्त है या गलत है। अब जिस शख्स को, क्योंकि ये मुझे अख्तियार हासिल है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कल दरख्वास्त दे सकता हूँ, उसके बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। कानूनी तौर पे बसा औक़ात हमने ऐसा भी देखा है कि लोग प्राइवेटली आके एप्लीकेशंस देते हैं और पुलिस अगर कहीं वो उस इन्वेस्टिगेशन को या उस एफआईआर को चाक नहीं करती है तो हमारी कोर्ट्स इंटरवीन करती है कि आप फ़ौरन इसकी एफआईआर चाक करें। तो फिर इस शख्स से कितनी, ये जो शहजाद शाद है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। ये जो शहजाद शाद है जिसने इन्फॉर्मेशन दी और एफआईआर कराई है, उससे कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है? कहाँ कहाँ उसके बैंक अकाउंट्स देखे गए, पैसे की क्या एविडेंस देखी गई है कि जी पैसे की एविडेंस, या फिर जो थ्रेट उसको मिले हैं वो कह रहा है मुझे धमकियाँ दी गई, कहाँ धमकियाँ दी गई, कौन से मोबाइल मैसेजेस, कौन सी कॉल्स, कौन सी मुलाकातों का, पैसे की ट्रांसफ़र का एविडेंस उसने दिया है? देखिए, अभी ये तो प्री मेच्योर है कुछ कहना। अभी इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बताया कि हो रही हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी वो कोर्ट में पेश की जाएंगी। अगर मज़ारी साहिबा बेगुनाह होंगी, उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, तो उनको रेमेडी मिल जाएगी कोर्ट से। ये फैसला तो कोर्ट ने करना है। ये जब मिल जाएगी तो क्या फिर एक और एफआईआर हो जाएगी? क्योंकि आमतौर पर ख़वातीन का जुडिशल रिमांड होता है और वहीं जाकर तहकीकात उनसे कर ली जाती हैं। उनका 3 दिन का फिजिकल रिमांड दिया गया है, 2 में बेल हुई, तीसरा हो गया, तीसरे में होगी तो क्या चौथा हो जाएगा और फिर गिरफ्तार हो जाएंगी? मुफ्ती साहब, क्या ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन हैं उन सबके साथ कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट है कि वो जियो के टॉप स्लॉट में आके उनको डिस्कस किया जाए फॉर 10-15 मिनट्स जो मुलज़मा है? ऑफ कोर्स नॉट।
अब मामला ये है तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उन सब की भी बात करूं, या आप ये कह रहे हैं क्योंकि अगर उन सब की बात नहीं हुई है तो ईमान मज़ारी की भी नहीं बात करूं? नहीं, दैट इज़ योर चॉइस, आप जिसकी भी बात करें, मैं कौन होता हूं? तो फिर मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप उनका जवाब दे दें, वरना जो दूसरी भी हैं जिनके साथ भी ईमान मज़ारी वाला सलूक हो रहा है उनको भी रिलीफ दे दें। देखें, मैं तो मुल्ज़िमा के तौर पे देखता हूँ, अब ये अदालत ने फ़ैसला करना है। अगर वो बेगुनाह हुई तो अदालत उनको रिहा कर देगी।